आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, जिसे देखकर वाकई में आप रोमांचित तो नहीं होंगे, अफसोस होगा जरूर। एक अपराधी और दो पुलिस वाले, आगे आगे अपराधी भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं ये काशीपुर की है, जहां पुलिस वाले खनन माफियाओं पर छापा मारने पहुंचे थे, लेकिन माफिया ने पुलिस को मैराथन की ऐसी दौड़ लगवाई कि पुलिस वाले हांफते रह गए और खनन माफिया में शामिल ये दो बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। ये है पुलिस और चोर का खेल हमारे देश में। पुलिस चाहे कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ ले, अंततः चोर फरार हो ही जाता है। भाई उसके पास आधुनिक तकनीक जो है। राइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम मानते हैं कि हमारा देश आज डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां सब कुछ कंप्यूटर के आधार पर है। लेकिन ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी हम नहीं बल्कि खुद गृह मंत्रालय दें और गृह मंत्रालय माने कि उसके सिस्टम्स को हैक किया गया इसलिए क्योंकि कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को उनके चलाए जाने का लाइसेंस अनुमति के तौर पर दिया गया, तो आप क्या सोचेंगे? जी हां, सोचिए, जब किसी भी गैर सरकारी संस्था को सरकार अनुमति नहीं देना चाहती थी, इसके बावजूद उनके सिस्टम को हैक कर दिया गया, सरकार के सिस्टम को हैक कर दिया गया और उन गैर सरकारी संस्थाओं को अनुमति दे दी गई। भाई क्या सिक्योरिटी है, क्या साइबर सिक्योरिटी है हमारे गृह मंत्रालय की? यह खबर हम आपको बस यूं ही नहीं बता रहे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है जो कि गृह मंत्रालय की है। देखिए हमारी ये खास खबर, अगर गृह मंत्रालय अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित नहीं रख सकता तो देश के तमाम कंप्यूटर सिस्टम क्या वाकई में सुरक्षित हैं? और अगर नहीं तो ये पेटीएम वेटीएम क्या कीजिएगा आप? आपका पैसा पता नहीं कौन चुरा कर ले जाए। क्या गृह मंत्रालय के कंप्यूटर हैक किए गए? क्या हैकिंग के जरिए गड़बड़ झाला करने की कोशिश की गई? कुछ ऐसे ही सवाल इस वक्त गृह मंत्रालय के गलियारों में गूंज रहे हैं। न्यूज नेशन को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय को शक है कि उसकी फॉरेन डिवीजन से जुड़े कंप्यूटर्स को हैक किया गया और हैकिंग के जरिए कुछ हाई प्रोफाइल एनजीओ के मामलों के स्टेटस में बदलाव करने की कोशिश की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले कुछ एनजीओ के FCRA के लिए ऑनलाइन अप्रूवल बन गए थे, जिसके बाद एनजीओ ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी और फिर गृह मंत्रालय के कान खड़े हुए। गृह मंत्रालय ने तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ सबरंग समेत ग्रीन पीस के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया था। तीस्ता के एक और एनजीओ CJP की मियाद बढ़ाई गई थी, लेकिन अगस्त में ग्रीन पीस समेत CJP, सबरंग समेत IRF के FCRA लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्यूअल हो गया था। इन्हीं रिन्यूअल्स को लेकर गृह मंत्रालय अब हैकिंग का शक जता रहा है। साथ ही शक ये भी कि कहीं अंदर का कोई आदमी तो इसमें लिप्त नहीं है। इस मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने CERT से संपर्क किया है और साथ ही 13,000 एनजीओ का ऑडिट करने का भी फैसला लिया गया है। सर्वर में हैकिंग या फिर किसी अंदरूनी आदमी की करतूत, इस सवाल का जवाब खोजने में जुटे MHA ने अब कुछ बदलाव भी किए हैं। अब ऑनलाइन प्रोसेस में भी रेड फ्लैग वाले एनजीओ के किसी भी स्टेटस में बदलाव ज्वाइंट सेक्रेटरी के साइन पर ही हो सकेगा। उससे नीचे के अधिकारी सिर्फ उस फाइल को देख सकेंगे, उसमें कोई स्टेटस का बदलाव नहीं कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। जरा आप सोचिए, गृह मंत्रालय अगर खुद अपने कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा नहीं कर सकता तो हम तमाम लोगों के जो डेटा आधार कार्ड के तौर पर गृह मंत्रालय के पास है, क्या वो वाकई में सुरक्षित है? सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात बार बार करना चाह रही है, कहती है कि इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हम पूरे देश को कैश लेस, बिना कैश के बनाना चाहते हैं। उसके लिए तमाम स्कीम्स भी लॉन्च की जा रही हैं, तमाम तरह की योजनाएं हैं और उसके साथ साथ कई प्राइवेट बैंकिंग सॉल्यूशंस भी ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश में साइबर क्राइम को लेकर इतनी ढिलाई बरती जाती है, जहां पर साइबर क्राइम ट्रिब्यूनल को देखने वाला कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से नहीं है, उस देश में साइबर क्राइम को लेकर क्या जागरूकता वाकई में है? जहां पर हैकिंग इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है, जहां पर लीजन नाम का हैकिंग ग्रुप बार बार यह कह रहा है कि हम आपके देश के तमाम बड़े बड़े संस्थानों के वेबसाइट्स और तमाम चीजों को हैक कर सकते हैं, आपकी कोई साइबर सुरक्षा नहीं है। जाहिर सी बात है, हम बातें बहुत बड़ी करते हैं लेकिन हमारे कदम और कर्म दोनों बड़े छोटे हैं। साइबर ट्रिब्यूनल वो जगह है जहां ऑनलाइन या साइबर क्राइम का शिकार अपनी गुहार लगा सकता है, लेकिन भारत के साइबर ट्रिब्यूनल की हालत देखकर लगता नहीं कि यहां से पीड़ित को जल्द इंसाफ मिल पाएगा।
आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि साइबर ट्रिब्यूनल में पिछले 5 साल से कोई चेयरपर्सन नहीं है, जिसके चलते कई मामले लटके पड़े हैं। अगर सिर्फ साइबर ट्रिब्यूनल के सामने आए मामलों की बात करें, 2009 से लेकर अब तक कुल 68 ऐसे मामले हैं जो ट्रिब्यूनल के सामने लंबित पड़े हैं। 28 नवंबर को ट्रिब्यूनल ने 32 मामलों की सुनवाई को इसलिए टाल दिया था क्योंकि ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन नहीं है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ट्रिब्यूनल की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा था, अब तक ट्रिब्यूनल पर खर्च किया गया पैसा मानो फिजूल गया हो। बात साइबर क्राइम की हो तो पिछले 5 साल में साइबर क्राइम के 24,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, तो बताने के लिए काफ़ी है कि देश में साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर साइबर ट्रिब्यूनल जैसी अहम संस्था की हालत खस्ता रहेगी तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? सरकार जहां एक और लोगों को डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ावा दे रही है, वह व्यवस्था का आलम यह है कि अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएं, तो इस तरह के मामलों को सुनने के लिए जो एकमात्र और विशेष अदालत है, साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल, वहां पिछले करीब 5 सालों से चेयरपर्सन यानी जज की नियुक्ति ही नहीं हुई है। और जब जज का ही पद खाली हो तो फिर इंसाफ कैसे होगा? और यही वजह है कि पिछले करीब 5 साल से इस अदालत से कोई फैसला नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव और सहयोगी रिजवान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जब साइबर ट्रिब्यूनल का ये हाल है तो साइबर क्राइम से ग्रसित तमाम लोगों का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, ये अब कहने की क्या जरूरत पड़ी है। चलिए अब जरा नोटबंदी की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत जरा सुधरने वाली है और अब 14 दिन बचे हैं 50 दिन के उस डेडलाइन में जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबों को दिया था और स्थिति सुधर रही है, तो आइए जरा अब आपको वास्तविकता दिखाते हैं। एटीएम मशीन्स पर पहुंचे न्यूज नेशन के तमाम रिपोर्टर और जगह जगह हमने पड़ताल करने की कोशिश की। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी थी, कुछ एक एटीएम मशीन में कैश निकल रहा था, लेकिन ज्यादातर जगह स्थिति क्या है खुद ही देख लीजिए। देश में नोटबंदी के 36 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें अब भी लगी हैं। एटीएम के इन्हीं हालात की पड़ताल में निकला न्यूज नेशन। 2 महीने से अकाउंट में पड़ी सैलरी का कुछ हिस्सा अब लोगों को छोटी छोटी नकदी के तौर पर मिल रहा है, लेकिन अभी भी शहर के सारे एटीएम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एटीएम में 2,500 की लिमिट तय होने के बावजूद अधिकतर एटीएम मशीनों से सिर्फ 2,000 रुपए ही निकल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है। लाइन लगे 3 घंटा लग जाता है, उसका पैसे नहीं मिलता है। राहत के आसार परसेंटेज कम है एक्चुअली, जितनी होनी चाहिए इतने दिन के बाद। अहमदाबाद की तस्वीर दिल्ली से बिल्कुल उलट है। यहाँ ना तो एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें हैं और ना ही पैसों की मारामारी। शहर के अधिकतर बैंकों में लोगों को आसानी से नकदी मिल रही है। दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ नकदी की लड़ाई ना के बराबर है। देश की कल्चरल कैपिटल कोलकाता में भी लोगों की मिली जुली राय है। यहाँ दिल्ली की ही तरह लोग कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के फैसले से खुश है। ममता बनर्जी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनके राज्य के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आए। थोड़ी बहुत, बट खुश है, फ्यूचर अच्छा होगा इसीलिए। You are getting money wherever you go to any bank, you will see there is no line. Facing some problem but okay. See, managing somehow. नोटबंदी के बाद देश का सूरत-ए-हाल पहले से थोड़ा बदला है और हालात को बदलने के लिए सरकार के पास पखवाड़े से भी कम वक्त बचा है। नोटबंदी का फैसला बड़ा था, लिहाजा सरकार की चुनौती भी बड़ी है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा कुछ शहरों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अहमदाबाद में लोग बड़े खुश हैं क्योंकि वहां पर कोई लाइन नहीं है। भाई चलिए हम सब अहमदाबाद चलते हैं, लेकिन जरा चेन्नई का रुख कीजिए। वहां जाते आपको लगता है कि कमर कैसे टूटती है। चेन्नई पहले ही एक तूफान को झेल रहा है और उसके साथ साथ पैसे नहीं है, कैश नहीं है, एटीएम मशीन चलती नहीं है और वहां इंटरनेट ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते। मुंबई, वहां परिस्थिति और भी ज्यादा खराब है। तो क्या कहा जाए, कहीं ऐसा है कि लोग त्रस्त हैं, कहीं लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट यह है कि कैश गायब है, इसलिए कैश लेस है। देश के महानगरों में भी हालात कुछ हद तक सामान्य हुए हैं, लेकिन अब भी बड़ी आबादी कैश के लिए कतार में खड़ी है और कैश निकासी किसी युद्ध जीतने से कम नहीं है। चेन्नई में वर्दा तूफान आया और इस मुश्किल में नोटों का अकाल भी परेशानी का सबब बना। लोगों की जेब खाली है और एटीएम भी।
जिन एटीएम में पैसे हैं उनके बाहर लंबी कतारें लगी हैं। नवाबों की नगरी लखनऊ में भी जनता की परेशानियों में खास कमी नहीं आई है। यहाँ अखिलेश और मुलायम नोटबंदी के बाद से सरकार पर हमलावर हैं। जनता को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वो काफी नहीं। पैसा बढ़ा है, लाइन काफ़ी लंबी होती जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब मैनेज होता जा रहा है। जो दिक्कत तो हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम जॉब करते हैं, 4-5 दिन से एटीएम में बंद चल रहा है। 2000 की नोट ही निकलती है, उससे ज़्यादा निकल नहीं रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। नोटबंदी के 36 दिनों बाद माया नगरी में भी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लोगों की सुस्त पड़ी चाल अब रफ्तार पकड़ रही है। यहाँ लोगों की परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन कम जरूर हुई हैं। काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। 1-2 एटीएम है जिनमें पैसा मिल जाता है, बाकी पूरे दिन भर ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। हमारा इतना दिक्कत हो रहा है ना, अभी प्रॉब्लम बहुत है। 2000 ही निकलता है, 500 मैंने देखा नहीं अभी तक। दूसरे राज्यों के मुकाबले पूर्वोत्तर राज्यों में नोटबंदी का असर ना के बराबर है। कुल मिलाकर लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन नोटबंदी से दर्द नहीं। 50 दिनों की मोहलत के बाद अगर सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी तो दिक्कतें सरकार को जरूर होगी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश के दुश्मन कश्मीर को दहलाने की क्या नई कोशिशें कर रहे हैं। कश्मीर में आज 2 इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर का एक इनामी आतंकी अबू बकर मारा गया। पहला एनकाउंटर अनंतनाग के बीज बहरा में हुआ, जहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जब सुरक्षा बलों ने इलाके को कॉर्डन किया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने काफी बड़ी कार्रवाई की। दूसरी तरफ बड़ा एनकाउंटर उत्तरी कश्मीर के शोपोर में हुआ, जहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों को मार गिराया। और आइए बात करते हैं हमारी मिसाइल ताकत कहां से कहां पहुंची है। दरअसल हमने खुद अपने दम पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण करना शुरू कर दिया है और अग्नि 5 का अंतिम परीक्षण किया जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में ICBM अग्नि 5 यानी अग्नि 5 का परीक्षण किया जाएगा। अग्नि 5 अगर सफल परीक्षित हो जाता है तो फिर अग्नि 5 के दम पर हम रूस से लेकर चीन, उत्तर कोरिया, जापान, सोमालिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, रोमानिया, कजाकिस्तान, इन तमाम जगहों पर अपने बने अग्नि मिसाइल के जरिए हमले कर सकते हैं। जाहिर सी बात है यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ICBM बना पाना अपने आप में कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। और ऐसे में हिंदुस्तान उन चंद 4 देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने दम पर ICBM बना सकता है। मैंने कत्ल किया है, यह कबूलनामा एक राष्ट्रपति का है। ड्रग्स के खिलाफ अपने हिंसक अभियान के लिए कुख्यात या यूं कहें कि ख्याति पा चुके फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो का ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से ड्रग एडिक्ट को मारा था, ताकि अधिकारी आगे बढ़कर ड्रग्स के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ा सके। रोड्रिगो दुतेर्ते ये नाम सुनते ही फिलीपींस में ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग डीलर्स के होश फना हो जाते हैं, क्योंकि दुतेर्ते ने फिलीपींस में एक ऐसी जंग को जन्म दे दिया जिसके निशाने पर यही लोग थे। दुतेर्ते ने सुरक्षा बलों समेत आम लोगों को ड्रग डीलर्स और एडिक्ट्स को जान से मार देने की इजाजत दी थी, और नतीजा हुआ कि अब फिलीपींस की सड़कों पर रोजाना लाशें मिलती हैं। इतना ही नहीं, अब एक इंटरव्यू में दुतेर्ते ने कबूला है कि बतौर मेयर अपने कार्यकाल के दौरान मैंने खुद एक बार अपराधी को गोली मारी थी। मैंने गोली मारी और पुलिस वालों से पूछा था कि जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं कर सकते। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये पहली बार है जब दुतेर्ते ने कबूला है कि वो खुद इस हिंसक अभियान का सक्रिय हिस्सा बन चुके हैं, यानी ड्रग एडिक्ट को गोली मार चुके हैं। दुतेर्ते की इस पॉलिसी का कई मानवाधिकार संगठन विरोध भी कर रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब खुद को तथाकथित तौर पर विजिलेंट कहने वाले लोग या फिर गुट कानून को हाथ में लेकर सरेआम सड़क पर खून बहा रहे हैं। दुतेर्ते की इस अंधी जंग में अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। भले ये लोग ड्रग एडिक्ट या फिर ड्रग डीलर रहे हों, लेकिन इस तरह लोगों को खून करने का अधिकार देना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।